गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रे डायग्राम का हमने जो काम दिया था वो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि इट हैज़ बीन अपलोडेड, राइट। और उसमें वर्चुअल वाले एक दो केसेस मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि उसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि होगी तो फिर भी आपका स्पेसिफिक कुछ हो डाउट तो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई डाउट्स हैं उसको लेकर, रे डायग्राम्स को लेकर तो बोली, नहीं तो एक आध एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, खुद से ही ले लूँगा। आपका स्पेसिफिक कुछ हो तो लिख सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। तो आई होप सबने चेक कर लिए होंगे रे डायग्राम्स। राइट, इसी के ऊपर वाला शायद लिंक है जहाँ पर है डाउट, और रे डायग्राम बने हुए हैं, सॉल्यूशंस भी हैं पूरे पूरे, और वो भी है। ठीक है, तो लोगों को यदि डाउट्स नहीं है रे डायग्राम पे तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो ये एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट का, 30 सेंटीमीटर पे रखा है मिरर 1 से, और ये है मिरर 2, राइट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले रिफ्लेक्शन इस मिरर पे और दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर पे मान के हम लोगों को फाइनल इमेज बतानी है कहाँ होगी, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। ट्राई कर लीजिए 2 मिनट। लोकेशन एंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज 2 बार होगी, एक बार इमेज इस मिरर में बनेगी, दूसरी बार इमेज इस मिरर में बनेगी। तो आफ्टर 2 इवेंट्स इमेज की फाइनल लोकेशन और फाइनल हाइट।
ओके, लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं ये बेसिकली है इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस, एज इन एक इवेंट का एनालिसिस पहले करेंगे और फिर करेंगे दूसरे इवेंट का एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर 2 इवेंट है। ऑलराइट, इस पहले इवेंट का ऑब्जेक्ट ये है और ये मिरर है, और दूसरे इवेंट के लिए इस इमेज की वजह से जो इस इवेंट की वजह से जो इमेज बनेगी दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑलराइट, मैं फिर से समझाता हूँ। पहले इवेंट के लिए ये ऑब्जेक्ट है, फिर इस मिरर से इमेज बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी इस मिरर से, ऑलराइट, वो इमेज इस मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। ठीक है, तो इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले मिरर के लिए बातचीत करते हैं कि पहले मिरर के लिए क्या हो रहा होगा। तो मैं कैलकुलेशंस इधर साइड में कर रहा हूं ताकि इस डायग्राम में मैं ऐड करता जाऊंगा। ओके, तो ये डायरेक्शन को मैं प्लस ले लूंगा। अभी इस डायरेक्शन को प्लस क्यों ले लूंगा, क्योंकि रेज ऐसे जा रही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स -30, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बिकम्स -20। ऑलराइट, इन दोनों को यदि अपन सॉल्व करेंगे 1/xi प्लस 1/xo विच इज -30 इज इक्वल टू 1/-20। सो 1/xi इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, xi की वैल्यू कितनी आ जाती है, -60 सेंटीमीटर। राइट, सो xi पहले वाले केस के लिए हम बात कर रहे हैं इज -60 सेंटीमीटर, और यदि अपन को y निकालना है तो yi बटा yo विच इज 1, राइट, वुड बी माइनस ऑफ xi बटा माइनस ऑफ xo। ये कहाँ से आया, हमारा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, y/yo विच वॉज इक्वल टू -xi/xo। तो ये आ जाएगा, तो yi becomes -2 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट वी हैव। यहां तक की स्टेप्स में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हर्ष चौहान जी का डाउट है दोनों में क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल दोनों में बनाएगा, पर हम लोगों ने सवाल में दे रखा है आपको वो वाली इमेज निकालनी है जिसकी पहले यहाँ पे बने और फिर यहाँ पर बने। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है कि अपन ने यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हो जो यहाँ से इधर नहीं जाने दे रहा हो, तो इसलिए हमने बोला है सवाल में। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमने बोला है हर्षित जी कि पहला इवेंट इसी में लेना है, ऐसा सवाल में दिया गया है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए, तो इसका मतलब यदि हम देखें इधर तो यहां से -60, मतलब इस तरफ कहीं पर इमेज बनेगी -60, ये 55 सेंटीमीटर है, तो इसके पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ऑलराइट, और -2 सेंटीमीटर मतलब कि ऐसी होगी। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज 2 सेंटीमीटर बिलो। क्लियर है यहां तक? ना जरा यदि रे डायग्राम सोचे कि यहाँ क्या हो रहा होगा, तो जस्ट आप ताकि इमेजिन कर सके, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि रेज कुछ ऐसे जाके मिल रही होंगी। ऑलराइट, ये जो यहाँ से रेज गई होंगी ऑब्जेक्ट से, वो यहाँ जाके मिलना चाहती होंगी। ऑलराइट, वो मिल नहीं पा रही वो अलग बात है। इस मिरर पे जो रेज गिरी है दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये आई इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, दिस आई इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर
मिरर 2 सेंटीमीटर समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लीज कॉपी करिए, आ जाएगा, आप लिख नहीं रहे, सीधे सीधे पढ़ रहे। अब यदि हम इस मिरर के लिए बात करें तो इस मिरर के लिए दिस I1 या I डैश इज ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, I डैश ऑब्जेक्ट है, जिसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट के लिए ये प्लस हो जाएगी डायरेक्शन, नेक्स्ट इवेंट के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई है, और एक्सो बिकम्स प्लस 5 सेंटीमीटर, x coordinate of focus becomes plus 10 centimeter, all right, and if I solve it 1 by xi plus 1 by xo is equal to 1 by 10, यही हो जाएगा रिजल्ट, all right। इसको सॉल्व करिए xi के लिए, तो xi 1 by xi becomes 1 by 10 minus 2 by 10, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 2 से ऊपर नीचे कर दिया, सो दिस बिकम्स xi बिकम्स हाउ मच, -10, ऑलराइट, xi बिकम्स -10। तो इसका मतलब इधर बनेगी इमेज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, ऑलराइट। अब रे डायग्राम बनाने की जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे इट वुड कीप ऑन गेटिंग डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। यदि अब मैं यहाँ से रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा कि इस आई डैश की इमेज इधर कैसे बन रही है, तो उतना ही कंफ्यूजिंग होता चला जाएगा अब वो, ऑलराइट। इसलिए हम एक लिमिट के बाद इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस में रे डायग्राम्स पे थोड़ा सा रिलाय कम करते हैं, ऑलराइट। खैर, तो -10 मतलब इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी फाइनल इमेज, जो इस सवाल के हिसाब से फाइनल इमेज है, ऑलराइट। और मैग्निफिकेशन भी चेक कर लेते हैं अपन, दैट इज माइनस ऑफ xi विच इज -10 अपॉन xo विच इज 5, दिस इज मैग्निफिकेशन विच इज गोइंग टू बी yi डैश अपॉन yo, yo हो जाएगा -2, क्योंकि ये चीज जो इधर इमेज थी वो इधर ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो yi डैश बिकम्स हाउ मच, +4 सेंटीमीटर, ऑलराइट, +4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये इमेज यहां से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगी और फाइनली पॉजिटिव आ गया तो 4 सेंटीमीटर ऊपर बन जाएगी। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओ -4 है, राइट, -4, तो 4 सेंटीमीटर नीचे बन जाए, ये कैलकुलेशन इधर था, 4 सेंटीमीटर नीचे बन जाएगी फाइनल इमेज जो हमें दे रखी इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस, ऑलराइट। तो कोई डाउट्स हो किसी को इस सवाल में तो पूछ सकते हैं। पहले यहां पे दिया था अपन को इवेंट, फिर इस इवेंट की इमेज इस इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट बना और फिर अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। सौमित्र राज प्लीज रीड जो आपको साइन कन्वेंशन दिए गए हैं, उस साइन कन्वेंशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑलराइट। वैसे भी अपन ने सिर्फ साइन कन्वेंशन ही चेंज नहीं किया, ओरिजिन भी शिफ्ट किया, पहले ये ओरिजिन था फिर ये ओरिजिन हो गया, तो अपन ने साइन कन्वेंशन को फॉलो किया। I am waiting for any relevant doubts.
सुमित राज का सवाल है कि भाई साइन कन्वेंशन हर बार डिफरेंट लेना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ आगे जाकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पर साइन कन्वेंशन यदि अपन ने इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छी आदत यही रहेगी कि अपन उसी को फॉलो करें ताकि जब आगे कभी गड़बड़ हो तो भी अपन बचे रहें। इसलिए इट इज़ बेटर टू फॉलो दिस साइन कन्वेंशन कि हमेशा इंसिडेंट राइट के हिसाब से अपना साइन चेंज कर लीजिए। कुछ लोग कहीं और से पढ़ के फिर वो चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ा दूँ कैलकुलेशन वन वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज सेम एज रियल ऑब्जेक्ट। यस, वर्चुअल या रियल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने साइन कन्वेंशन का मतलब ही है। अगर रिफ्लेक्शन पहले मिरर में होगा तो वो सवाल अलग हो जाएगा। यदि मान लीजिए सवाल मुझे दूसरा देना है तो मैं ये दे दूंगा कि इसको ऑब्जेक्ट मान के पहले इसमें फिर दूसरा इसमें कर दीजिए। ये सवाल की भाषा है, सवाल में ही रिटर्न होता है। जब आपको आज होमवर्क देंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ऐसा लिख के। ऑलराइट, तो कोई इससे रेलेवेंट मुझे डाउट्स दिख नहीं रहे। चलिए, मिरर्स के अंदर जो हमें एक और चीज़ जाननी होगी, खासकर जो लोगों ने ऑलराइट रे डायग्राम्स का सॉल्यूशन जिसके पिछले वाला लेक्चर हमने अपलोड किया था जिसमें पूरा रे डायग्राम का डिस्कस हुआ है, जो हमने 8 केसेस दिए थे, तो उसी से रेलेवेंट हम लोग आज थोड़ी सी बातचीत और कर रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, जैसे ये सवाल था, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली तो पता नहीं कितनी इमेजेस बनती रहेंगी, अरे आती जाती रहेंगी, तो इसलिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कितनी इमेजेस बनेंगी या फाइनल इमेज बताओ, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं जोन्स के बारे में। बेसिकली क्या है जोन? यहाँ पे पहले मैं कॉन्केव मिरर की बात करूंगा, फिर कॉन्वेक्स की बात करूंगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑलराइट, तो व्हाट हैपेंस इज दिस, कि 4 जोन में अपन यदि ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बांट लें तो अपन क्या पाएंगे कि इमेज की प्रॉपर्टीज वुड बी एग्जैक्टली सेम। समझिएगा मेरी बात को। इमेज की प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वो भी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। वो सारी की सारी सेम आएंगी। क्या क्या इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, ऑलराइट, उनका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। ऑलराइट, लोकेशन, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, लिख लीजिएगा, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। ऑलराइट, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन सबका मतलब भी समझाऊंगा। और ये आप सबको आता है रियल और वर्चुअल। ये 2 चीजें मैं अभी समझाऊंगा। कहने का क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, राइट। तो ऑब्जेक्ट यदि जोन 1 में लाई करता है, जोन 1 में लाई करता है, तो यहां लाई करे, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, उसकी इमेज की लोकेशन का जोन, मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड की वैल्यू, इरेक्ट इन्वर्टेड का मतलब और रियल वर्चुअल सब सेम होगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देता हूं एग्जांपल। मान लीजिए इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट का
यदि एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -30 हो, ऑलराइट, मतलब कि इधर हो गया, चाहे -40 हो, चाहे -500 हो, ये चारों प्रॉपर्टीज उसके लिए सेम होंगी। इसलिए हमको ये जोन में इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं ये याद रह जाए, थ्रू प्रैक्टिस या बाय लॉजिक या बाय कैलकुलेशन तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो पहले तो ये दोनों टर्म समझाऊंगा मैं और फिर हम लोग जोन के बारे में फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी yi by yo, आप लोगों को याद होगा। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी से मॉडुलस ऑफ m is greater than 1, we say image is, प्लीज लिखते जाइएगा कॉपियों में, magnified. When modulus of m is less than 1, we say image is diminished. When magnification is positive, all right, m is positive, we say image is erect. When magnification is negative, we say image is inverted. जरा फिर से समझ लेते हैं। मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 में हम मैग्नीफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि मॉडुलस ऑफ m बड़ा है तो yi का वैल्यू तो y से बड़ा आएगा ही आएगा ना। इसका मतलब इस केस में हाइट ऑफ इमेज, ऑलराइट, वुड बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट इज अ नंबर, ऑलराइट, उसमें साइन नहीं है, जबकि इस केस में हाइट ऑफ इमेज वुड बी लेस। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब yi और yo दोनों सेम साइड में है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि yi शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है yi और yo सेम साइड में, मतलब हम बोलेंगे इमेज इज इरेक्ट, ऑलराइट। और जब m इज लेस देन 0 तो हम बोलेंगे इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो जैसे कि यदि अपन पिछला वाला एग्जाम्पल ले, पिछला वाला एग्जाम्पल जो भी सॉल्व किया था, यही वाला सवाल, ऑलराइट, इसके अंदर पहली इमेज कैसी थी, पहले ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी थी? तो यहाँ पर ने ऑब्जेक्ट रखा था, फिर इसकी जो यहाँ पे इमेज बनी थी उसको हम क्या बोलेंगे, लिख के बता सकते हैं आप। फर्स्ट इमेज क्या थी? मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन्वर्टेड। लिखिए फर्स्ट इमेज क्या थी? आई एम वेटिंग। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का जवाब आ गया सही। दैट इज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ऑलराइट। पहली इमेज थी मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड कैसे पता लगा? क्योंकि आप मैग्निफिकेशन देखेंगे तो +2 -2 आ रहा था, लेकिन हम माइनस ही देखना, हमें वैल्यू देखनी, उसकी लेंथ बड़ी आई थी। मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि वो -2, यदि आप m की वैल्यू देखेंगे तो इट वाज -2, तो -2 मतलब कि मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1 बट m इटसेल्फ इज लेस देन 0, तो मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं मिरर 2 में जो इमेज बनी थी, राइट। मिरर 2 में जो इस इमेज की इमेज बनी थी वो कैसी थी? सेकंड इमेज। व्हाट अबाउट द सेकंड इमेज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन? M2 के लिए, M2 के लिए आंसर इज मैग्नीफाइड बट इरेक्ट, क्योंकि आप उसमें वैल्यू चेक कर लीजिए, ऑलराइट। इन्वर्टेड नहीं आएगी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। y नेगेटिव से नहीं होता इरेक्ट का डिसीजन, m से होता है। तो यदि आप उसमें m देखेंगे तो इट वाज -xi बटा xo, तो उसमें xi यदि मुझे सही याद है तो +5 था, सॉरी xo +5 था और xi -10 था, तो मैग्निफिकेशन आ रहा था +2। +2 का मतलब
मैग्नीफाइड भी है और इरेक्ट भी है। तो मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि yi की वैल्यू नहीं देखनी है, m की वैल्यू देखनी है। तो इसलिए आंसर इज मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट फॉर द सेकंड वन। ऑलराइट, तो आई होप सबको ये टर्मिनोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जोन वाले आइडिया को परस्यू करेंगे ताकि हम लोग सारी प्रॉपर्टीज बता सकें। ओके, तो यदि ऑब्जेक्ट फर्स्ट जोन में है, ऑलराइट, if object is in first zone, then what happens? देखिएगा, फर्स्ट जोन के ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास लॉजिकल तरीके भी हैं सोचने के, ओके, और मैथमेटिकल भी हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं। ऑलराइट, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ लॉजिकल तरीके से सिखा दूँ तो वो फास्टेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा उससे। तो लेट्स ट्राई। दो बेसिक बातें आपको याद रखनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बन जाती है? कहाँ बन जाती है इमेज? यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। ऑलराइट, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा मतलब कि पैरेलल रेज आती है तो इमेज कहां बन जाती है? फोकस पे बन जाती है। राइट, यदि ये दो बातें आपको याद है, ठीक है, यदि ये दो बातें आपको याद है तो तुक्का भी मारेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। क्या तुक्का? कि ऑब्जेक्ट यदि मैं इनफाइनाइट से यहां लेकर आया, ऑलराइट, तो इमेज अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी तब जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। तो उसके पहले यदि मैं हूं तो इधर ही बननी चाहिए। ऑलराइट, फिर भी यदि बात मैं दोबारा से करता हूं बात। ऑलराइट, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। फिर से, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बनी थी? फोकस पे बनी थी। ऑलराइट, अब मैंने ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ गया और पास लेके आता जाऊं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच के सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचेगी। इसका मतलब इमेज जब मैं इन्फिनिटी से सी तक ट्रेवल करूंगा तो इमेज एफ से सी तक ट्रेवल करी होगी। इस बेसिस पे आप यहां पे जोन 2 लिख सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आप ऑब्जेक्ट को ला रहे तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ट्रेवल करी होगी। इसका मतलब जोन 2 में बनेगी। इसको मैं लॉजिकली भी समझा सकता हूं। लॉजिकली कैसे समझाऊंगा? ध्यान से सुनिएगा। जो आपका मिरर है इसका नेचर है, जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था, कन्वर्जिंग। ये रेस को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इट कन्वर्जेस द रेस, यहां और कन्वर्ज हो गए। राइट, इट इज कन्वर्जिंग द रेस। सो इफ इट इज कन्वर्जिंग द रेस, तो जब ये इंफिनिटी थी तो उनको इकट्ठा करके फोकस पे कर पाया था। जितना मैं पास आता जाऊंगा उतनी ज्यादा रेज फैलती जाएंगी, जितना पास आऊंगा उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा। ऑलराइट, जितना पास आ रहा हूं उतनी फैलती हुई रेज होती जा रही है, तो उनको कन्वर्ज करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो पहले फोकस पे कन्वर्ज कर पा रहा था, अब ये फोकस पे कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, थोड़ा आगे कन्वर्ज करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचता है तब जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचता है। तो इस तरह से आप लॉजिक देके जोन पकड़ सकते हैं कि ये जोन 2 में होगा। मैं अभी जोन का ही सारा पढ़ाई करवा रहा हूं, बाकी चीजें बहुत इजीली फिर हो जाएंगी। अब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर गया। माय ऑब्जेक्ट इज क्रॉस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, इट इज क्रॉस सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इट इज गोइंग हियर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सेकेंड जोन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। राइट, अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस तक लेके जाता हूं तो आप याद करिए, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देते थे तो इमेज का बन जाती थी? इन्फिनिटी पे बन जाती थी। इसका मतलब यहां से यहां ऑब्जेक्ट चलेगा, जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे गया, रेज बिकम मोर डाइवर्जिंग। एज रेज बिकम मोर डाइवर्जिंग,
उनका कन्वर्जेंस और पीछे होगा। रेज जैसे जैसे आगे चली तो और ज़्यादा डाइवर्जिंग हो गई, तो उनका कन्वर्जेंस और पीछे होगा, और पीछे होते 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 वो फोकस तक जाते जाते इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब दिस वुड बी योर जोन 1। लॉजिकली समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप कंटिन्यूटी से भी देख सकते हैं, शुरू वाले तो समझ में आ जाएंगे। मैं और भी ट्रिक्स सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग और ट्रिक्स यूज करके जोन बता सकते हैं। तो ये 2 जोन मैंने अभी तक सिखा दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं जोन 3 की। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जोन 3। सो व्हाट इज जोन 3? दिस इज जोन 3। ऑलराइट, फोकस पे जब रेज चली थी तो उनको ये पैरेलल कर पा रहा था, उनको बड़ी मुश्किल से पैरेलल कर पा रहा था। ये जब फोकस से रेस चली, ऑलराइट, तो वो इतनी ज़्यादा डाइवर्जिंग थी कि उनको एक कन्वर्ज भी नहीं कर पाया, उनको सिर्फ ये पैरेलल रख पाया था। इसका मतलब जब इससे आगे अपन निकल जाएंगे तो रेस और ज़्यादा डाइवर्जिंग हो चुकी है। जब पैरेलल कर पा रहा था तो अब तो इनको पैरेलल भी नहीं कर पाएगा और इनको समेट एज इन कन्वर्ज भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब नेचर ऑफ रेस को ये चेंज नहीं कर पाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, फोकस पे जब रेस थी तो उनको बड़ी मुश्किल से पैरेलल कर पा रहा था। अब मैंने और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया तो उनको तो पैरेलल भी नहीं कर पाएगा, कन्वर्जिंग तो छोड़िए पैरेलल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब नेचर वुड स्टिल रिमेन डाइवर्जिंग। सो नेचर वुड स्टिल रिमेन डाइवर्जिंग। इसका मतलब डाइवर्जिंग रेज होंगी और पीछे बनेगी इमेज इस ऑब्जेक्ट की। मतलब कि जोन 3 में जोन 4, ऐसे तुक्का भी मारोगे तो 3 का 4 है, 4 का 3 हो जाएगा। ऑलराइट, 1 2 1 2 उल्टे पुल्टे हो गए थे, तो उस बेसिस पे भी तुक्का मार के पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं भी जोन 4 पे भी जाऊंगा, डोंट वरी, मैं सारा समझा रहा हूँ एक एक करके। लोग यहाँ पे बस गलती ये कर रहे हैं कि वो अपनी चैटिंग विंडो पे लगे पड़े रहते हैं रादर देन कॉपी पेन के साथ लॉजिक लिखने पे। सो व्हेन दिस लेक्चर एंड्स, आई एडवाइज यू कि आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, बार बार सुने, और नोट्स में जब तक आप अपने हाथ से कॉपी पे नहीं लिखेंगे बच्चों, तो वो दिमाग में नहीं जाएगा। लिखा हुआ की याददाश्त जीवन में पढ़े हुए या देखे हुए या सुने हुए के मुकाबले 10 गुना से 50 गुना तक ज़्यादा होती है लिखे हुए की याददाश्त। तो जरूर से दोबारा सुन के इसको लिखिएगा, भले ही पूरा लेक्चर दोबारा सुनना पड़े। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। जोन 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, जोन 4 में ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट होगा जोन 4 में? क्यों मैं का कैसा पूछ रहा हूं? जोन 4 में मैं क्या यहां पे मोमबत्ती जला दूं तो इमेज बनेगी क्या? यदि मैं मिरर के पीछे यहां पे बैठ के एक मोमबत्ती जला दूं, ऑलराइट, मिरर के पीछे, तो जोन 4 में ऑब्जेक्ट रखने का मतलब ये है क्या कि फिजिकली मैंने जोन 4 में ऑब्जेक्ट रख दिया। व्हाट वुड हैपन यदि मैं मिरर के पीछे सच्ची मुच्ची में एज इन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट ला के रख दूं? सबसे जल्दी कनेक्शन बंगाल पहुंचता है। मिस्टर घोष का आंसर सबसे पहले आता है। आई एम सो हैप्पी दैट सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो मैक्सिमम बच्चों को लगती है, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो आप बच्चों ने बहुत अच्छा सीख लिया। ऑलराइट, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने सबसे डिफिकल्ट चीज जो होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो सीख लिया है। और वो 8 रे डायग्राम जरूर बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो इसके पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नहीं है वो सोल्यूशन से 8 रे डायग्राम के, तो वो आप जरूर देखिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। कुछ नहीं होगा, वेरी गुड। तो यहां पर ऑब्वियसली यू कैन हैव ओनली वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसी रेज आ रही है? ये कन्वर्जिंग रेज आ रही है। ओके, ये रेज कन्वर्जिंग आ रही है। यदि रेज कन्वर्जिंग आ रही है तो ये मिरर जो कि खुद कन्वर्जिंग नेचर का है, ये मिरर जो कि खुद कन्वर्जिंग नेचर का है, वो इनको और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करेगा तो इमेज यहां बनेगी, हेंस 4th का 3rd जोन हो जाएगा। ऑलराइट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज बनेगी इस जोन में। तो जोन मैंने अभी तक आपको समझा दिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अब पूछ सकता है,
ऑलराइट, और डाउट नहीं हो तो एटलीस्ट लाइक, सब्सक्राइब और वो घंटी वंटी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग पता नहीं क्यों हमसे दुश्मनी निकालने के लिए डाउन कर रहे हैं, कम से कम उससे पॉजिटिव तो ऊपर हो जाए। ऑलराइट, डाउट नहीं है तो प्लस कर दी, ऊपर वाला अंगूठा कर दीजिए, ताकि ये जो ज़बरदस्ती के लोग माइनस कर रहे हैं, ऑलराइट, वो बैलेंस हो जाए। कुछ लोग गलती से नेगेटिव वाला कर दे रहे चिन्ह। ऑलराइट, नाउ इट इज़ रेसिंग। ऑलराइट, Ghosh, sir, is there any point from where virtual object? You ask this doubt in the groups, so there it is possible to answer. Fourth zone rays come from infinity. नहीं, rays are not coming from infinity. Radhika, please look at the previous example. ये infinity से आ रही थी क्या? पिछले example में पीछे ही तो बनी थी, ऐसा ही तो चित्र था. Radhika, just go back and look at the example I took just before this. वो infinity से थोड़ी आई थी बच्चे rays. ये रेज इन्फिनिटी से थोड़ी आ रही थी, तो इसी मिरर से कन्वर्जिंग नहीं आ रही थी. जस्ट गो एंड लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल, यू विल गेट इट. ऑलराइट देन, इसी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब मैं आपसे करूंगा. ऑलराइट, तो वो भी सुन लीजिएगा. मैं थोड़ा सा सेकंड वाले पे जाना चाह रहा हूं, लेकिन नॉट फॉर दीज टू जोन्स, फर्स्ट दीज टू जोन्स, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं समझ में आने में. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है जो आप भले हिंदी में लिख लीजिए. ऑलराइट, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है. जो दूर होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो बड़ा होगा. ऑलराइट, जो दूर वो बड़ा, बस ये लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा अभी. जो दूर वो बड़ा. इसको देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. xi बड़ा होगा तो इमेज बड़ी होगी, xo बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा. तो जो दूर होगा वो बड़ा होगा. xi बड़ा तो इमेज बड़ा, xo बड़ा तो ऑब्जेक्ट बड़ा. ऑब्जेक्ट बड़ा मतलब इमेज छोटी, छोटी मतलब डिमिनिश्ड. ऑलराइट, तो जो दूर होगा वो बड़ा होगा. ये आप लिख लीजिए आराम से. जो दूर होगा वो बड़ा होगा. xi बड़ा तो इमेज बड़ी, xo बड़ा तो ऑब्जेक्ट बड़ा. ऑलराइट, सो गोइंग फर्दर, यदि समझ में आ गई हुई बात तो इसको अप्लाई करके देखते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों फॉर दी थर्ड जोन. यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोर्थ जोन, यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोर्थ जोन में है तो. ऑलराइट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. फोर्थ जोन इजीली समझ में आएगा. रेज आ रही थी, कन्वर्जिंग रेज आ रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, उसको इस मिरर ने और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया. कन्वर्जिंग रेज को इस मिरर ने और ज्यादा कन्वर्जिंग कर दिया. यदि और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया तो जितनी ये दूरी रही होगी, ऑब्वियसली ये दूरी उससे छोटी होगी, क्योंकि और ज्यादा कन्वर्ज करती है तो पास कन्वर्ज हो जाएंगी. इसका मतलब ये जो इमेज होगी, ये मैग्नीट्यूड जो होगा xi का xo से छोटा होगा. मैग्नीट्यूड जो होगा xi का xo से छोटा होगा. तो इसका मतलब इमेज क्या कहलाएगी? डिमिनिश्ड. मैं फिर से समझा रहा हूं. रेस कन्वर्जिंग थी, उनको यदि और ज्यादा कन्वर्जिंग करेंगे तो ज्यादा पास कन्वर्ज हो जाएंगी. ज्यादा पास कन्वर्ज हो जाएंगी तो डिमिनिश्ड बनेगी. सूरज जी अपनी भाषा मत बनाइए स्मॉल इमेज, प्लीज टेक्निकल भाषा यूज करिए जो हम यूज कर रहे हैं. दैट इज डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब हम लोग चलते हैं ऊपर. जोन 3 में ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो रहा था. ऑलराइट, जोन 3 में ऑब्जेक्ट था तो क्या हो रहा होगा. लॉजिकल आंसर को समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. रेज आ रही थी, डाइवर्ज कर रही थी. ऑलराइट, डाइवर्ज कर रही थी रेज. इवेंट के बाद भी डाइवर्जिंग ही रही है. क्यों रही है इवेंट के बाद डाइवर्जिंग? इवेंट के बाद डाइवर्जिंग, चैट बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ऑलराइट, रेज डाइवर्जिंग थी और मिरर ने
उनका नेचर तो चेंज नहीं कर पाया, मिरर उनका नेचर चेंज नहीं कर पाया, पर मिरर चूंकि खुद कन्वर्जिंग नेचर का था, मिरर जो कि क्योंकि खुद कन्वर्जिंग नेचर का था, तो उसने इनका डाइवर्जिंग होना कम कर दिया, मतलब दे आर लेस डाइवर्जिंग देन बिफोर, हेंस ये इमेज थोड़ी सी दूर बनेगी कंपेयर टू दिस, हेंस इट वुड बी मैग्नीफाइड। क्योंकि उनका डाइवर्जेंस कम हो गया, कम डाइवर्जिंग मतलब दूर से आ रही होंगी, दूर से आ रही होंगी, हेंस मैग्नीफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोन 1 और जोन 2 बहुत ही आसान है, आप खुद बता सकते हैं जोन 1 और जोन 2। ऑलराइट, जोन 1 का लिख दीजिए और जोन 2 का लिखिए, खुद ही लिखिए, 1 में मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। मैं देखता हूँ चैट पे जोन 1 में क्या आ रहा है और जोन 2 में क्या आ रहा है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड लिखिए सब लोग चैट पे। आप लोगों का फेवरेट काम चैट पे लिखना। अब लिखिए, मैं कह रहा हूँ। यदि हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे तो स्नेहाशीष घोष फर्स्ट आएंगे। ऑलराइट, या फिर यूट्यूब का सर्वर ही वहां रखा होगा बंगाल में। ऑलराइट, मैक्स ऑल ऑफ यू सीम्स टू बी करेक्ट। पहले जोन में यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और इमेज जो है वो मैक्सिमम सी तक आ पा रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दूर है। ऑलराइट, तो इमेज पास है, तो जो पास वो छोटा डिमिनिश्ड, और जोन 2 में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज दूर बन रही थी, जो दूर वो बड़ा, हेंस मैग्नीफाइड। सो सबको मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास क्लियर समझ में आ गई ये चीज। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अरे रुक जाते यार, मिटा दिया। रियल वर्चुअल पहले कर लेते, इन्हीं डायग्राम से हो जाएगा। ऑलराइट, ये लास्ट में ले लेंगे। रियल वर्चुअल बहुत ही इजी थे। ऑलराइट, तो बहुत आसान है देखना। फोकस से पहले पहले जो रेज हैं उनको ये मिरर कन्वर्ज कर पा रहा है। राइट, फोकस से पहले पहले जो रेज हैं उनको ये मिरर कन्वर्ज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है ना। फोकस के बाद कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। राइट, लेकिन फोकस के पहले तो इनको ये कन्वर्ज कर पा रहा है। तो कन्वर्जिंग रेज कैसी होती है, कैसी इमेज बनाती है? रियल। तो जोन 1 और जोन 2 जब तक हम फोकस के लेफ्ट साइड में, तब तक नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। सो इफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, व्हाट डू यू गेट? यू गेट रियल image. All right, तो first two would be real image. Logic being, फोकस के जब तक हम लेफ्ट में हैं इस प्रॉब्लम में, तो हम लोग जो रेज बनाएंगे वो कन्वर्जिंग ही रहेंगी। दैट्स वाई वी नीड डेफिनेशन। इसलिए मैंने पहले टाइम बहुत वक्त दिया था छोटी छोटी चीज समझाने में, ताकि आप लोग जब हम डिफिकल्ट चीजों में जाएं तो कंफर्टेबल हो सके। ऑलराइट, तो पहले दो तो हो गए रियल। ऑलराइट, जो लोग भी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं वो सब फंसेंगे। अब हम जाते हैं फोकस के बाद। जैसे ही फोकस को क्रॉस किया तो जो ये रेस का नेचर है रिफ्लेक्शन के बाद, वो डाइवर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मींस वर्चुअल। ऑलराइट, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मींस वर्चुअल। तो ये हो गया। अब जोन 4 में तो रेस टू बिगिन विद कन्वर्जिंग है और बाद में भी कन्वर्जिंग ही है। यदि बाद में भी कन्वर्जिंग ही है तो रियल हो गया। डेफिनेशन याद रखनी है बस आपको। तो 3 रियल है और 1 वर्चुअल है। बहुत सारे बच्चों ने, अच्छा लगता है मुझे, डेफिनेशंस याद कर लिए। ऑलराइट, तभी वो इतना सही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है,
अब इरेक्ट और इन्वर्टेड की बारी आती है, लास्ट पार्ट, एंड ये वाला काम हमारा खत्म। हमारा मतलब मेरा खत्म, आप लोगों के लिए सब कुछ कॉन्वेक्स के लिए सेम आपको टेबल बना के लानी है। ओके, आपका होमवर्क क्या होगा, वन ऑफ द होमवर्क, और भी होमवर्क होगा आज तो, ऑलराइट। वर्चुअल के लिए आप, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको बना के लाएंगे। जोन वगैरह मैं सब समझा दूंगा, उसके जोन थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से नहीं एग्जैक्टली सेम है, बट चित्र अलग बनता है इस वजह से। चलिए, लास्ट बचता है इरेक्ट इन्वर्टेड जानना कि इरेक्ट इन्वर्टेड कैसे होगा, ऑलराइट। वो भी बहुत आसान है इरेक्ट इन्वर्टेड जानना भी। मैग्निफिकेशन माइनस एक्स आई बाई एक्सो, माइनस का साइन है, बड़ी आसान बात है भाई। यदि ये अपना ओरिजिन है ना, राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यदि पोल के एक ही साइड ऑब्जेक्ट और इमेज हुए, पोल के एक ही साइड ऑब्जेक्ट और इमेज हुए, तो ये इन्वर्टेड बनेगी। क्यों? यदि एक ही साइड हुए तो एक्स आई एक्सो का साइन सेम आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि ऑब्जेक्ट और इमेज पोल के एक ही साइड हुए, लेफ्ट साइड ही हुए दोनों के दोनों, यदि एक ही साइड हुए दोनों के दोनों, तो क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन सेम हो जाएगा। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन सेम हो गया तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ऑलराइट। तो क्या ऐसा हो रहा था पहले केस में? यस, आप चेक कर लीजिए। जोन 1 में ऑब्जेक्ट था, जोन 2 में इमेज थी, हेंस इन्वर्टेड। जोन 2 में ऑब्जेक्ट था, जोन 1 में इमेज थी, दोनों पोल के सेम साइड, इन्वर्टेड। जोन 3 में ऑब्जेक्ट था और जोन 4 में इमेज बनी थी, पोल के आजू बाजू चले गए, मतलब एक का साइन प्लस, एक का साइन माइनस, और बाहर माइनस का साइन, हेंस इरेक्ट। और जोन 4 की यदि हम बात करें, जब इसमें ऑब्जेक्ट गया था तो इमेज इधर आ गई थी, मतलब पोल के आजू बाजू, फिर से साइन उल्टे पुल्टे, मतलब ये भी इरेक्ट। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही भी है, ऑलरेडी खुद ने सही सोच लिया आप लोगों ने। आई एम सो हैप्पी, आप लोग सीख रहे हैं, ऑलराइट, इन स्पाइट ऑफ all the havoc created by coronavirus, we are able to learn so nicely. इतने जोश से आप पढ़ाई भी करते रहेंगे, होमवर्क वगैरह देंगे आज तो और बढ़िया हो जाएगा। All right then, so this table is finished now. कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर वाला, वो आप लोग ट्राई करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करवा दूंगा सेम लॉजिक के साथ, ऑलराइट। और कितने लोगों ने रे डायग्राम्स बना लिए थे आठों के आठों और सही थे? रे डायग्राम्स कितने लोगों ने बना लिए थे? पुनिया जी, ये भी लिखना है करेक्ट थे कि सही गलत थे। ओके, तो जिनके इनकरेक्ट थे वो वीडियो दोबारा देखिएगा, जो अपन ने इसके ऊपर लोड किया हुआ है, उसमें आपको फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये जोन समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ये जोन बड़ा आसान सा है, वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ था, तो उससे डिसाइड हो रहा था। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, बिल्कुल वैसा का वैसा ये सब कुछ। और ऐसी की ऐसी टेबल आपको भर के लानी है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। होमवर्क सबको क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला। ऐसी की ऐसी टेबल आपको भर के लानी है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, बस ये वाला आपको काम करना है। तो उससे क्या होगा, इसका भी याददाश्त अच्छी हो जाएगी और इसको भी आपको सीखने को मिल जाएगा। ऑलराइट,
चलिए, तो एक अच्छा सा सवाल ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे, और फिर आज आपको हम लोग HCV से होमवर्क भी दे देंगे। ऑलराइट, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। Yes, राधिका मित्तल जी, जोन इज डिसाइडेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही। मैं HCV के वो क्वेश्चंस भी अपलोड करवा दूंगा जो होमवर्क में दूंगा। बाकी जिनके पास HCV नहीं है हम उसको अपलोड भी करवा देंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस जो कि हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा अपलोड। बाकी जैसा कल न्यूज़ आया है, दुकानें शायद खुलना अलाउड है, तो आपके यदि इलाके में वो नहीं है जो भी होता है जोन वोन, तो शायद HCV मिल जाएगी। ओके, मैं अपलोड करवा दूँ। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। गिवन दैट सन substance, given that sun subtends 0.5 degree angle when observed from earth, given that sun subtends 0.5 degree angle when observed from earth, find the size of its image formed by a concave mirror of radius 40 centimeter, of radius 40 centimeter. स्टार्ट करिए। नहीं, पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑलराइट, मैं कोशिश करता हूँ जितना आज समझा पाऊँ। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई सन को जब हम अर्थ से देखते हैं, ऑलराइट, तो वो 0.5 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है। अर्थ से कोई देख रहा है तो उसका जो एंगल है सन की डिस्क का एंगल, दैट इज 0.5 डिग्री। ओके, सन इतना बड़ा दिखता है कि यदि अपन ऐसे बॉटम पे सेक्सटेंट करके चीज़ होती है उसको रख के और उसको ऐसे ऊपर करते जाए तो 0.5 डिग्री ऊपर करते करते सन का टॉप आ जाएगा। ऑलराइट, ये हमको बता रखा है। सन की डिस्टेंस कितनी अर्थ से? बहुत दूर है, वेरी वेरी फार 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 अवे। ये जो रे आ रही है, ये रे ध्यान से सुनिएगा,
बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। ये जो रे आ रही है सन के इस टॉप पॉइंट से, मैं इस रे को इस डायग्राम में बना रहा हूं। Now, interesting point is this कि ये तो थीटा बाय 2 पे मैंने एक रे बनाई थी और यहां इतनी सारी बना दी, तो ये एक रे को मैंने इतना सारा कैसे बना दिया? मैंने एक रे को इतना सारा कैसे बना दिया? हाउ डिड आई डू दैट? ये तो एक रे थी, ये मैंने बाकी की रेज नहीं बना रही, सिर्फ इस एक पॉइंट से जो रे आ रही थी। ऑलराइट, इसको मैं पी कह दूं या ए कह दूं, तो इस ए से जो रे आ रही थी मैंने वो रेज बना दी है एक से इतनी सारी, क्योंकि रे रिप्रेजेंट्स एनर्जी जिस रास्ते पे चल रही है वही रिप्रेजेंट करती है ना रे, राइट? तो ये यहां से जब आ रही तो ये एक्चुअल में ये एनर्जी बहुत दूरी से आ रही है, पैरेलल रेज होंगी, और वो एक रे बहुत सारी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो अपने वो बहुत सारी एनर्जी बना दी, और ये एक इसीलिए मैं कहता हूं एक रे का कोई मतलब नहीं होता, ऑलराइट? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो दिखा रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो एक रे आ रही थी और ये जो मैंने बनाई है, ये एसेंशियली वही रेज है जो यहां पर थी, ऑलराइट? ये जो मैंने रे यहां बनाई है उन्हीं रेज को मैंने एक्सपेंड करके यहां बना दिया। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। ये समझिएगा क्यों बना सकता हूं, बिकॉज वो लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेज, राइट? और जैसे मैंने ये एक के लिए बनाया, इसके लिए यदि बनाना होगा तो उसके लिए ये सारी रेज बन जाएंगी ऐसे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी तो इसी एंगल पे आके गिर रही होगी थीटा बाय 2 पे। फिर आप बोलेंगे सर बाकी एक्चुअली चूंकि 3D में जाएंगे तो डिस्क के सारे पॉइंट से कुछ रेज इधर से बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा, डिस्क के जितने भी पॉइंट्स होंगे सबसे आती हुई रेज को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, सॉल्यूशन इज वेरी इजी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हेंस इमेज वुड बी एट XF, मतलब कि जो इमेज बननी है वो इमेज एसेंशियली कहां बननी है? ऑलराइट, वो इमेज बननी है 20 सेंटीमीटर पर यहां से, ऑलराइट? मतलब इस लाइन पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट ए की इमेज बनेगी, ऑलराइट? तो यदि मैं इसको रिफ्लेक्शन वाला लगा दूं थीटा बाय 2 से, तो ये एक रे गई होगी रिफ्लेक्ट होके थीटा बाय 2 एंगल पे, ऑलराइट? तो यदि रे थीटा बाय 2 पे रिफ्लेक्ट होके गई होगी, और हम पहले ही कह चुके इसी लाइन पर कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, तो इसका मतलब इमेज ऑफ पॉइंट ए वुड बी ए डैश। इनफैक्ट यदि इसको आप 3D में इमेजिन करें तो इस पूरे प्लेन पर इस डिस्क के एक एक पॉइंट की इमेज होगी, जो कि एसेंशियली एक डिस्क होगी। ये लेंथ निकालना बड़ा आसान काम है, इसको मैं h कह देता हूं, ऑलराइट, या h डैश कह देता हूं। तो ये h डैश कितना हो जाएगा? h डैश अपॉन ये दूरी विच इज 20 वुड बी इक्वल टू थीटा बाय 2। थीटा इज 0.5 इंटू पाई बाय 180 बाय 2, क्योंकि रेडियन में लिखेंगे हम लोग, ऑलराइट? इसको सॉल्व कर दीजिए तो h डैश का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाय 36, जो बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, बिकॉज हमें ये समझ में आया कि वो जो इनफाइनाइट कहते हैं उसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, ऑलराइट? और ये जहां बनेगी उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्यों? क्योंकि फोकस से पास होते हुए प्लेन पे एक एक पॉइंट की, फिर से समझा रहा हूं मैं, इस पॉइंट ए की इमेज ए डैश बनी, ऐसे इसके बगल वाले पॉइंट की इमेज इधर 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 इधर, ऐसे पूरी की पूरी डिस्क यहां पर आपको दिखाई देगी। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स जो कि
जहाँ पर हमको 3D में सोचना पड़े। ऑलराइट, तो मैं क्वेश्चन नंबर्स बता रहा हूँ HCV के होमवर्क के लिए, जिनके पास है अभी ट्राई कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है हम थोड़ी देर में, मतलब शाम तक पक्का अपलोड हम लोग कर देंगे, तो आप वहाँ से फिर कर लीजिएगा। सो एक होमवर्क ये है, अब हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू हुई है। ऑलराइट, और अगली क्लास से हम लोग फिर आपको जो है फर्दर अपन और सवाल ले लेंगे। ओके, शीट वगैरह के भी सवाल देने लग जाएंगे। ये रेडियस लिखी है मैंने श्रेयस नल्लावार जी, तो यदि आपको डायमीटर बोलना है तो डबल लिख दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।